आज 14 फरवरी है। पुलवामा अटैक किया गया था हमारे ऊपर और उसके अंतर्गत हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद भी होते हुए नजर आए थे। और सबसे पहले तो मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और उनका बलिदान बेकार साबित होता हुआ नहीं आया था। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलवामा हमले में और क्या कुछ पाकिस्तान से संबंधित जो है हमले हुए हैं हमारे ऊपर और पुलवामा में किस प्रकार से अटैक किया गया था, उसका बदला किस प्रकार से भारत ने लिया है चंद ही 12 दिनों के अंतर्गत, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में आज स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक समिति से हैं, वह मौजूद हैं। तो कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। 14 फरवरी 2019 को एक अटैक किया गया था जो पुलवामा अटैक था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो इस पर सबसे पहले तो क्या कहना है आपका, ये बताइए। जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद और अभिनंदन कि आपने इस मुद्दे को लिया और देश और हमारे सैनिकों के सम्मान में इस बात को सब तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन वीर सैनिकों को, उन वीर पुलवामा वीरों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके माँ भारती के इज्जत में कमी नहीं होने दी। तो मेरा उनको नमन। उसके साथ साथ उनके परिवार वालों को, सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि देश किसी भी परिस्थिति से गुजरे, पर मैं एक सैनिक होने के नाते ये मानता हूँ कि देश सैनिक और सैनिक के परिवारों की जितना हो सकता है देखभाल कर रहा है और पूरा देश आपके साथ है। आपने सवाल पूछा कि पुलवामा हमला क्या था, कैसे था, इसकी चर्चा बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आज इस तीसरी वर्षगांठ के ऊपर जब ये हादसा होता है तो मैं देशवासियों को बता दूं कि ये एक ऐसा हादसा था जिस हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, हमारी भावनाओं को हिला के रख दिया था। और अगर 2019 का आपको समय याद हो तो उस समय पॉलिटिकल चुनाव का दौर था, तो किस प्रकार से तुच्छ राजनीति करते हुए कुछ लोगों ने सैनिकों का बीच में राजनीति करने का प्रयास किया। और पर देखिए, हमारे देश के नागरिकों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और सैनिकों ने जो बलिदान दिया उसका आपने सही स्थान दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल आप मानते हैं कर्नल साहब। मेरा इसमें सवाल ये भी है कि इसका बदला भी भारत ने लिया था और चंद ही 12 दिनों के अंदर लिया था, तो इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये पुलवामा का हादसा था, ये हमारे सैनिकों का मूवमेंट होता है और ये सीआरपीएफ के हमारे 43 जवान उस बस में थे और जिसमें जैसे आपने बताया 40 शहीद हो गए, वो उन्होंने जीवन का बलिदान दिया। और क्योंकि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से जम्मू के बीच में मैं उस इलाके में इसी गतिविधि का मैंने करीब 4 साल संचालन किया, इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैं रामबन में था और इन्हीं कॉन्वॉय मूवमेंट्स और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। तो जब ये मूवमेंट होता है तो कई गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी सेना की एक ड्रिल होती है, रास्ते को सिक्योर किया जाता है, उसमें पुलिस और नागरिकों का सबका सहयोग रहता है। बिल्कुल। पर उस दिन उस गाड़ी के अंदर एक पाकिस्तान संचालित लश्कर तोयबा के कुछ लोगों ने एक गाड़ी से उसमें भिड़ाया और उनको एक्सप्लोड करके ये हादसा हुआ। बड़ा दुखद था, पर आपने कहा कि भारत ने उसका बदला सही लिया। देखिए, देशवासियों में आपको बधाई देना चाहूँगा। लोग तो कभी किसी मोदी जी को बधाई देते हैं, किसी सैनिक को बधाई देते हैं, नाम को देते हैं, पर मैं भारत के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी सोच और आपके प्रेम के कारण भारत सरकार को और आपने जो व्यक्ति नेतृत्व चुन के भेजा उसको मजबूर होना पड़ा था कि मात्र 12वें दिन पहली बार उस तरफ हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट के अंदर जिन उग्रवादी ठिकानों से ये संचालित हुआ था उसके अंदर घुस करके हमारी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने जो पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए वहां पर कार्रवाई की, वो बहुत वीरता और बधाई के पात्र थे। इसमें बधाई सैनिकों की तो है ही है, नागरिकों की बधाई मैं ज़्यादा देखता हूं, क्योंकि आपको बधाई देना इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में आपने एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया जो पिछले 70 सालों से डरता था दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने से या इंटरनेशनल प्रेशर से। पहली बार आपकी एक सरकार ऐसी देखी गई जिसने खुल करके राष्ट्र हित में, देश हित में, सैनिकों के सम्मान के लिए
इजाजत दी, क्योंकि सैनिक तो पुलकित जी सदैव तैयार रहता है, आदेश आपके आदेश का इंतजार करता है, नागरिकों का, देश का, नेतृत्व का। और उसका जो बालाकोट में हमने करके दिखाया, मैं मानता हूं वो एक बदले हुए भारत की बदली हुई छवि का नतीजा था, जो आज तीसरी बरसी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह भारत का परचम लहरा रहा है दुनिया में। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बता रहे हैं कि बदलता हुआ भारत, तो ये बदलता हुआ भारत तो है ही, और इसमें कहीं ना कहीं आपने भी सरकार का भी नाम लिया। तो मेरा आपसे सवाल इसमें ये है, क्या इसका श्रेय सरकार को देना चाहिए या सैनिकों को देना चाहिए? क्योंकि सैनिक तो हमारे शहीद हो गए थे, और वहीं दूसरे 12 दिनों के अंदर ही दोबारा से सैनिकों की टुकड़ी को भेजा गया पाकिस्तान के अंदर, और अंदर घुस करके इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। तो इसमें क्या सरकार ने ज्यादा कदम दिए है या फिर सैनिकों के इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो आपका इसमें क्या मानना है? जी, आपका सवाल बड़ा मैं उचित मानता हूं ऐसे परिप्रेक्ष्य और ऐसे समय के दौर में, जब पूरे लोग आपका चैनल को देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रेय देना चाहिए भारत के नागरिकों को, क्योंकि हम सैनिक हैं, हम भारत के नागरिकों की जनप्रति उन्हीं में से आते हैं। और जहाँ तक बात रही, क्योंकि देश में जो बदलती हुई मानसिकता है, भारत के नागरिकों ने डिसाइड किया कि अब देश ऐसे चलेगा, तो उन्होंने एक अपनी सरकार चुनी। और सैनिक, जैसे मैंने बताया, सैनिक तो सदैव तैयार है, आपने आदेश देना है। सन 47 में भारतीय वायुसेना को अगर इजाजत दे देती उस समय की सरकार, तो पीओके की समस्या ही नहीं रहती। 1962 के अंदर अगर उस समय की सरकार इजाजत देती इंडियन एयरफोर्स, जो भारतीय वायुसेना को चीन के खिलाफ जो तिब्बत में आ गया था, तो मैं मानता हूं आज जो चीन जिस प्रकार से हमारा एक्साई चिन्ह लेके बैठा, कभी हो ही नहीं सकता था। और जिस प्रकार से देखिए, ये 1971 में हमारे भारत के सरकारों ने इजाजत दी। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, सरकार की अहम भूमिका होती है जो नागरिकों से आती है। सरकार पॉलिसी तय करती है, और जो भी हुआ मैं उस पर इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, पर इतना बताना चाहूँगा कि पुलवामा के हमले के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक की गई, देशवासियों को मैं एक सैनिक होने के नाते बताना चाहता हूँ कि सैनिक सदैव तैयार रहता है, पर देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर करके बालाकोट दूसरी तरफ, जो दूसरे सेना जिसको हम देश कहते हैं, वहाँ स्ट्राइक करने का फैसला सिर्फ सरकार ने दिया है। बिल्कुल। और सैनिक तो तैयार थे। हाँ, नॉर्मली कई लोग चर्चा करते हैं कि आप क्या हर हुक्म सरकार से लेते? नहीं, सैनिक कमांडर को कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है कि अपने देश की सीमाओं के सुरक्षा, देश के अंदर के जो ड्यूटीज हैं उसके लिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर देश की सीमाएं क्रॉस करके हमारी अगर सेना को जाना है, ऑब्वियसली सरकार और इंटरनेट, वो उसका काम है इजाजत देना, वो दी गई। और भारत के सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया, और आपको याद अभिनंदन जी ने जिस प्रकार से एक विंग कमांडर अभिनंदन जी, विंग कमांडर अभिनंदन जी ने जिस प्रकार से एक F-16 को अपने, जिसको हम लेसर इन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके मार्फत उसकी धज्जियां उड़ाई, ये शौर्य के परिणाम तो देश को सामने है। और मैं बधाई सबको ही देना चाहूँगा। सैनिक अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, पर सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं तो भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने इस देश को बदलने का फैसला किया है। ये बदलते हुए भारत का मैं यही पैमाना देखता हूँ। आप आदेश कीजिएगा, मैं तो सेना से रिटायर हो चुका पुलकित जी, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि हर सैनिक माँ भारती के लिए तत्पर तैयार है। फैसला आप करें, उसको कहाँ पर जिम्मेवारी देनी है। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि फैसला हमारे हाथ में और जनता के हाथ में, और जनता ने ही सरकार को चुना था, तो सरकार ने ये ऐसे फैसले लिए। पहले ऐसे फैसले देखने को नहीं मिले, लेकिन अब देखने को मिले हैं, जिससे आज की तारीख में जनता भी सुरक्षित है और एक जवान भी सुरक्षित है। वहां पर एक भी जवान हमारा शहीद नहीं हुआ था जब ये स्ट्राइक करने के लिए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नल साहब, बदलता भारत जो लगातार बदल रहा है, तो इस बदलते भारत में क्या सैनिकों को भी कुछ बदलाव हुआ है या फिर उनको पहले की तरह ही अभी तक रखा गया है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपका जो सवाल अगेन बहुत एक अहम सवाल है। बिल्कुल। मैं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अगर आप देखते हैं तो एक गलवान का किस्सा होता है। हाँ, देखिए, सामरिक दृष्टि से देश के चारों तरफ जो देश रहते हैं, सब अपने अपने लाभ के लिए काम करते हैं। चीन अपना कर रहा था, हम अपना कर रहे थे, पर जिस प्रकार आपने सवाल पूछा क्या बदला है, देखिए, बदलता हुआ भारत यही तो है। पहली बदलता हुआ भारत ये है कि भारत के नागरिकों ने और सरकारों ने एक फैसले कर लिए
कि अब देश के अंदर कोई भी हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाएगा, चाहिए दुनिया के किसी कोने में, उसको हम ढूंढ के खत्म करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा फैसला देखने को मिलता है, अब देखिए इसी तरह चीन के अंदर गलवान वाला 2020 के अंदर होता है, बिल्कुल, और वहां पर फिर भारत के सैनिकों ने, कर्नल बाबू साहब, अगर आपको याद हो, उनका जन्मदिन कल ही गया है, और उनकी टीम ने जिस प्रकार से चीनियों को वहां से खदेड़ने का काम किया, और उनको अभी आपको पता लगा कि पहले वो कह रहे थे कि चीन के 4 सैनिक मरे हैं, पर अभी क्लियर हो गया कि उनके 44 मर गए थे, और किस पानी में बह गए थे, और किस प्रकार हमारे सैनिकों ने वो पराक्रम और शौर्य दिखाया। मैं मानता हूं ये भारत की बदलती मानसिकता। अब कोई सैनिक के ऊपर दबाव नहीं है, सैनिक कमांडर को बोल दिया गया कि भैया आपका क्षेत्र, आप घबराएं नहीं, प्लीज गो है। तो ये एक बदलती हुई चीज है। दूसरी, आपने कहा कि सैनिकों में क्या बदलाव, देखिए भारतीय सेना में एक सबसे बड़ा बदलाव जो कुछ पिछले चंद एक वर्षों में देखने को मिला है, वो है कि भारतीय सेना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों चीजें सेना है, और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, सारे देश की सुरक्षा में लगी हैं। पर बाह्य सुरक्षा के लिए जो तीनों सेना का जो सीडीएस का सरकार ने नियुक्त करने का जो फैसला किया था, वो एक दूरगामी फैसला हुआ। बिपिन रावत साहब जो अब नहीं रहे, जो हमारे पहले, पर उससे क्या हुआ, उससे देखिए फर्क ये पड़ा कि जब गलवान का जब हादसा होता है, तो विद इन 5 से 6 घंटे के अंदर हमारे अंडमान निकोबार में जो हमारे हवाई जहाज डिप्लॉयड थे, जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो शिप्स अलग अलग डिप्लॉयड थे, वो चीन के खिलाफ हमने एक तरह डिप्लॉय कर दिया, और चीन की हिम्मत नहीं हुई, उसको वहां से खाली करके जाना पड़ा। बिल्कुल। अब तो ये जो एक बदलाव सीडीएस है, एक ऑल 3 सर्विसेज का एक तरह एकीकरण कर दिया गया, और एक कमांडर के अंदर अब ये रिसोर्सेज को डाला है, ये बहुत बड़ा दूरगामी फैसला है। इसके साथ साथ आपने एक बात कही कि सैनिकों के लिए क्या बदलाव। बिल्कुल, देखिए साहब, सैनिक का देश के प्रेम का भूखा है, मैं ऐसा मानता हूं, और जिस प्रेम में हमारे लिए कोई कमी नहीं है, पर हमारी एक छोटी सी कमी थी। वो कमी थी, अगर आपको याद हो, हमारी कई 1960 से एक मांग चल रही थी कि हमारा एक नेशनल शहीद स्मारक होना चाहिए, नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा देश के नागरिकों को, मोदी जी आपको, सरकारों को। आज मोदी जी कल कोई और आएगा, पर जिन्होंने भी ये हमारे को दिया है, ये एक सैनिक के सम्मान का मामला है साहब। इस पर भी हमने बातचीत करी थी, पहले की थी, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात, 47 के बाद जो वीर थे उनके नाम कहीं अंकित, अब सम्मान के साथ वो एक बदलाव आया है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी बदलाव आया कि जो हमारे जो सामान हम लेते थे, प्रोक्योरमेंट लेते थे, दुनिया के दूसरे देशों पे डिपेंड होते थे, तो भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारा कंट्री के अंदर जब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक बदलाव देखने को मिला है, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम दूसरे पे डिपेंडेंट कम हैं, अपने देश में हमारी चीज़ें बन रही हैं, ये भी एक बहुत नया बदलाव देखने को मिला है। और सेना के पास साजो सामान की आज के दिन मैं मानता हूं किसी प्रकार की कमी नहीं है। वैसे कमी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम सबसे बेहतरीन होना चाहेंगे, पर मोटे तौर पे कह सकता हूं कि सन 62 वाली स्थिति आज नहीं है, 99 वाली भी स्थिति नहीं है। जब कारगिल युद्ध होता है, हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे, हमारे सैटेलाइट कवर देने के लिए, इंटेलिजेंस देने के लिए हमारे पास प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब नहीं थे उस समय, कि जब पहाड़ियों में दुश्मन को खत्म करने के लिए हमें इजराइल से उसमें मांगना पड़ता है, इजराइल हमारी मदद करता है। पर आज कोई भी परिस्थिति मैं मानता हूं, साजो सामान है, मानसिकता है, ट्रेनिंग है, और भारतीय सेना और हमारे सैनिकों के लिए तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे दिन पे कि वो दिन रात अपने अपने कार्य में पूरी तैयारी से लगे हैं, और हमें फक्र है कि मैं एक सैनिक रहा हूँ। कर्नल साहब, ये तो था आपने जो बताया कि किस प्रकार से इस हमले के अंदर हुआ, कौन कौन सी मांगे थी और क्या बदलाव इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन सैनिकों की आखिरकार जो मांगे रखी जाती हैं सरकार के पास में, क्या उन मांगों को पूरा किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक सैनिक की जो मांग होगी वो देश हित में होगी, और देश हित के लिए जो मांग होगी वो आम जनता के लिए भी मांग होगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सैनिकों के जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका सरकार समय समय पर निवारण करती रहती है, पर कुछ चंद एक ऐसी समस्याएं हैं जिसका मैं मानता हूं, क्या पता है राजनीतिक कारण है या कि देश के नागरिकों को पता नहीं कि हमारी समस्याएं क्या हैं। मैं देश के सामने 2-3 सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या रखनी चाहूँगा। देखिए, पूरा देश जानता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है,
अगर उसकी कोई भी कारण बिना लड़ाई, बाहर तो कौन सी लड़ाई है, मौत हो जाती है तो उसमें अनुकंपा नौकरी का प्रावधान है उसके डिपेंडेंट को, चाहे उसका बच्चा हो, उसकी बेटी हो, चाहे उसकी बीवी हो, किसी को, जिससे कि उसके परिवार की जीवन ही चल सके। मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, एक सैनिक होने के नाते आपको जान करके अचंभा होगा कि भारतीय सेना में ऐसा कोई कानून नहीं, अगर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, कोई कानून नहीं है, मैं कानून की बात कह रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। या आप हमें सम्मान देते हैं, हमें तिरंगे के अंदर लिपट के जब आता है तो आप देश हमारे, पर ये तो एक भावनात्मक मामला है ना, पर उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ तो ऐसा है कि कोई भी प्रावधान नहीं है नौकरी देने का, न केंद्रीय सरकार के पास कोई लीगल है जहां मैं, अगर किसी जवान के परिवार अगर बाद में कहे साहब नौकरी नहीं मिली, मेरा काम मैं सरकार के पास, तो सरकार कहती है हमारे पास कोई कानून नहीं है जिसके तहत उसको अनुकंपा नौकरी, एक सैनिक कि जिसकी मौत हो जाती है सेना में नौकरी करने के दौरान, उनको नौकरी का प्रावधान नहीं है। एहसान करने की बहुत बड़ी बातें हैं, दिल्ली सरकार कहती है मैं 1 करोड़ दूंगा, ये सब राजनीतिकरण करते हैं हमारा। तो ये मैं देश से गुजारिश है कि जो अनुकंपा नौकरी जो उसके बच्चे को, उसके परिवार को मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में उसकी मौत हो तो वो मिलने की एक बहुत बड़ी कमी है। देश से गुजारिश है कि आप इस पे अपने राजनीतिक लोगों को, और राजनेता जो मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया करके आप इस पे मंथन करें। हमारे नाम से राजनीति तो बड़ी करते हैं, हर 15 अगस्त 16 जनवरी सैनिकों के लिए सल्यूट, सब ठीक है, पर ये समस्या पे ध्यान दें, नंबर 1। दूसरी बात मेरी है कि सैनिकों के सम्मान के अंदर जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हो, जो वीरता के शौर्य के काम किए हैं, जैसे मैं राजस्थान का हर मंच से मुद्दा उठाता हूं कि एक राजस्थान के अंदर विक्टोरिया क्रॉस कमल राम जी हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे युवा व्यक्ति थे और वो राजस्थान की भूमि के थे। उनके नाम से आज तक राजस्थान सरकार एक सड़क नामांकन नहीं कर पाई, उनके नाम की मूर्ति नहीं लगा पाई, जिससे कि युवा उनको देख के अपने प्रेरणा लेती रहे। करौली के रहने वाले थे, करौली कॉलेज के नाम के लिए हमने चिट्ठियां लिख रखी हैं। अब राजनीतिक कारण मैं नहीं समझता हूं पुलकित जी क्या है, पर गहलोत साहब मैं ये मानता हूं कि आप भी हजारों सैकड़ों साल यहाँ पावर में नहीं रहने वाले हैं, और आप जब सैनिकों से इतना प्रेम करते हैं तो कृपया करके इस तरह के सैनिकों के किस्सों को ब्यूरोक्रेसी में ना डालें, कानून के अड़चने ना पैदा करें। आप बोलिए, मेरे को बुलाइए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन ऐसे वीर सैनिक हैं। एक हमारे धाबाई जी हैं झुंझुनू के, उनके नाम से पहले वीर चक्र, पहले 7 वीर चक्र हुए थे 47 के बाद, जब वीर चक्र हमने शुरू किया था देश ने। उनका गांव बघेरा है झुंझुनू के अंदर। मैं लेटर दे चुका हूं, गुजारिश कर चुका हूं कि उनकी झुंझुनू में उनके एक सड़क का नामांकन होना चाहिए जो हर सैनिक को। तो सैनिक के सम्मान के ऊपर जो राजस्थान सरकार के अंदर अनदेखी हो रही है, मैं नेतृत्व को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं सिस्टम को, ये सुधार होना चाहिए। तीसरा, राजस्थान में मैंने देखा है, क्योंकि मैं प्रदेश में बैठा हूं, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के मार्फत सेवाएं देता हूं, तो मैंने एक तीसरा मुद्दा देखा कि जब सैनिक रिटायर हो गया है, या तो प्रदेश सरकारें या सेंट्रल सरकारें ढिंढोरा ना पीटे कि हम सैनिकों के बड़े काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप हर हमारे को दे, हमारी पेंशन मिल रही है, हम गुजारा कर लेंगे, पर अगर आप ये ढिंढोरा पीटते हैं, राजनीतिक लाभ लेते हैं, तो अगर आप वापस नौकरी देते हैं, रेक्सो एक डिपार्टमेंट है जिसके मार्फत मात्र 11,000 में उनका ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, अरे साहब कोई प्राइवेट पैसा कम दे, मेरी मजबूरी है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मेरी पेंशन में काम नहीं चलता है, पर सरकार नौकरी देती है और वो शोषण करती है। पुलकित जी 11,000 मात्र, ये तो मिनिमम वेजेस का भी मैं मानता हूं बहुत बहुत बुरी हाल है। और लास्टली मेरी एक सारे तंत्रों से सैनिकों की, जब सैनिकों की कोई समस्या है, अगर सीएम साहब हैं या गवर्नर महोदय हैं या प्रधानमंत्री महोदय हैं, जब हम हमारी समस्याएं लेकर के उन्हें उनके ऑफिस में या तो कोई चिट्ठी लिखते हैं या जाकर के उनके हाथ जोड़ के गेट के बाहर खड़े होते हैं, तो जो व्यवहार है आपके जो गेट के आसपास या जो आपके अधिकारी हैं, वो ये सोचते हैं सैनिक हमारे पास आ क्यों रहा है, पर वही राजनेता और वही अधिकारी जब वहां अमर जवान ज्योति पे जाकर के सैनिक को याद करना होता, तो हमारे में से 1-2 को आप ले जाकर के हमारे साथ राजनीति करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जो भूतपूर्व सैनिक जो सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, उनको मिलने का, उनके साथ मंथन करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे हम आपके पास समस्याएं ला सकें, ऐसा मेरा मानना। और देश का तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमसे प्रेम करते हैं, मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने उनकी समस्याओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं जो पूरी भी होनी चाहिए, और हमारा ऐसा ही आश्वासन है आपको कि हम जल्द से जल्द इन मांगों को सरकार के समक्ष भी रखेंगे, और समक्ष रखने के बाद में इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी उससे जनता को भी रूबरू करवाएंगे।
तो फिलहाल इस पुलवामा रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।